हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को, तो आपकी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लास चल रही है, तो उन्हीं क्लास को आगे बरकरार करते हुए आज आपकी क्लास नंबर 21 है, जिसमें आज आपका अकाउंटेंसी का न्यूली एडिड टॉपिक डेट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वो कंप्लीट कर देंगे। लास्ट 2 लेक्चर से आपका कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है। आप सभी बता दूं, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे द वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी तक हम क्या कवर अप कर चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, डेट इज आवर इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। होप सो आप सभी को उसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप सभी ने उस लेक्चर को अच्छी तरह देखा। अगर अभी भी आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन में वो लेक्चर प्रोवाइड, आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, दैट इज आवर मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट। अब बात होती है द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, देखो अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, सर डिफरेंट मेथड्स क्यों हैं, सभी एक मेथड यूज क्यों नहीं कर सकते। उसका रीजन यही है, देखो इस टाइम पे आपके पास अनकाउंटेबल नेचर ऑफ बिजनेस है। मतलब सभी जो आप कह सकते हो, आपके बिजनेस भी कितनी वैरायटीज के हो गए। आप देख सकते हो, एक बस सर्विस वाला है, ये भी एक बिजनेस है। बस सर्विस के साथ साथ अगर हम बात करें, एक आपका फास्ट फूड वाला है, ये भी एक बिजनेस है। हम इसके साथ बात करें, आपका एक क्लोथिंग का बिजनेस है, तो ये भी एक बिजनेस है। आपसे हम बात करें एक शूज का मैन्युफैक्चर है, उसे वो भी आपका बिजनेस है। साथ में अगर हम बात करें एक प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, वो भी आपका बिजनेस है। हम बात करें एक आपका रिचार्ज करने वाला है, तो ये भी आपका बिजनेस है। तो आप देख सकते हो हर एक बिजनेस का नेचर अलग है, करने का तरीका अलग है, हर एक चीज में प्रोडक्ट अलग है। तो उसके कारण उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें मेथड चुनते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो वो भी क्या है, एक बिजनेस है। ये सब कुछ आपके क्या है, बिजनेस है। और इन डिफरेंट नेचर के होने के कारण, इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण हमारे सामने डिफरेंट मेथड्स आते हैं। आपको द एग्जामिनर यही पूछेगा कि अगर आपका इस चीज का बिजनेस है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ठीक है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे। आपसे पूछा जाएगा अगर आपका हॉस्पिटल है तो आप कौन सा अपना मेथड यूज करोगे। आपसे पूछा जाएगा अगर आप मेडिसिन का व्यापार करते हो, आप मेडिसिन बेचते हो, ठीक है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे टू नो द कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। तो उसके लिए हम डिफरेंट आपके मेथड्स पढ़ेंगे। तो आपके सामने इधर 8 मेथड्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 को हम डीपली पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा। वैसे एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं, आपको एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा। क्या था जॉब कॉस्टिंग, क्या था यूनिट कॉस्टिंग, क्या था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्या था बैच कॉस्टिंग, और किस मेथड में आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले जॉब कॉस्टिंग। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जॉब कॉस्टिंग आप कह सकते हो एक नया कंसेप्ट आया सामने, मतलब कि आपने अपनी जॉब को कॉस्ट करना। अब आपके मन में आ रहा होगा, जॉब जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमने उसकी कॉस्ट पता करनी, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी कॉस्ट पता करनी, ताकि हम जॉब ले सके, वो हम उसकी हमारी कॉस्टिंग के बारे में पता चल सके। ऐसा नहीं है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब, जॉब इधर मतलब है काम, जो आपने काम करना है उसकी कॉस्ट पता करना। अब आपके मन में आया, सर हम बिस्किट बनाएंगे तो उसमें भी तो हम काम ही करेंगे, सर हम अगर शू बनाएंगे उसमें भी काम ही करेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जॉब कॉस्टिंग उधर काम आएगी जहां पे आपका कस्टमाइज्ड आइटम्स होंगी। आपको पता है आजकल कस्टमाइज्ड आइटम्स चलती है, मतलब कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपने बनानी होती है। उन जगहों पे आपका कौन सा होगा, जॉब कॉस्टिंग। अब आप कहीं जाते हो, फॉर एग्जांपल आप प्रिंटिंग प्रेस ही जाते हो, ठीक है, आप प्रिंटिंग प्रेस ही जाते हो। किसी इंसान को छोटा पेज चाहिए होगा, किसी इंसान को बड़ा पेज चाहिए होगा, किसी इंसान को मोटे शीट पे प्रिंट चाहिए होगा, किसी को पतली शीट पे प्रिंट चाहिए होगा, किसी को आप कह सकते हो कलर्ड प्रिंट चाहिए होगा, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए होगा, किसी को फोटोग्राफ वाली शीट पे प्रिंट चाहिए होगा, या किसी को आप कहते हो सिंपल पेज पे प्रिंट चाहिए होगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी डिफरेंट कॉस्ट लगेगी। ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है, जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमारी कॉस्टिंग कौन सी आएगी, दैट इज जॉब कॉस्टिंग, जिसमें कस्टमर जो है अपनी नीड्स को स्पेसिफाइड करता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, मुझे इस तरह की ही चीज चाहिए। आप देख सकते हो मोटर रिपेयर शॉप, ये भी किसमें आएगा, जॉब कॉस्टिंग। अब देखो आप मोटर रिपेयर अपनी कराने गए, आप कोई होगा किसी ने फिल्टर चेंज कराएगा तो वो फिल्टर का ही पैसा देगा। कोई कहेगा कि मुझे फिल्टर भी चेंज कर दे, ऑयल भी चेंज कर दे, तो वो भी चेंज करेगा। कोई कहेगा कि मुझे हॉर्न भी चेंज करना है,
उसके भी पैसे लगेंगे। मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग आप जैसे स्पेसिफाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्टिंग होगी दैट इज योर जॉब कॉस्टिंग। होप सो आपको क्लियर होगा, मैंने सिंपली बताया है। मतलब आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको वो उसकी जो कॉस्टिंग पता करनी है दैट इज योर जॉब कॉस्टिंग। आप इसके अदर नेम से भी पता कर सकते हो दैट जॉब कॉस्टिंग इज नोन एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। आपको जो ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कॉस्टिंग है दैट इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। अब आप देख सकते हो कि जो आपका जॉब कॉस्टिंग है वो कहां कहां यूज होगा, प्रिंटिंग प्रेस में, मोटर रिपेयर शॉप में, ऑटोमोबाइल गैरेजेस में, फिल्म स्टूडियोज में। ठीक है, फिल्म स्टूडियोज में भी आप देख सकते हो किसी को 3x6 की फोटो चाहिए या 4x12 की चाहिए, 20x30 की चाहिए एंड सो ऑन। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी आप देख सकते हो कि आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, आपको हल्का मटेरियल चाहिए, बढ़िया मटेरियल चाहिए, आपको बढ़िया सरिया चाहिए कि हल्का चाहिए। तो वो सब कुछ किस में आ जाता है, जॉब कॉस्टिंग। आप उसमें अपनी जॉब को कॉस्ट करोगे। अच्छा, आप सर अगर बढ़िया सरिया लगाना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट इतने की लगेगी, अगर आप घटिया मटेरियल यूज करना चाहते हो तो आपकी कॉस्ट इतनी लगेगी। तो उन चीज में हम क्या यूज करेंगे, जॉब कॉस्टिंग। देखो मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि मैंने देखा कि बच्चे थोड़े से रिड्यूस हो गया पढ़ना, उन्हें कम, उनका मन लगना कम हो गया क्योंकि एग्जाम आगे चल गया। अब बहुत जल्द आपका एग्जाम हो जाएगा, मे बी आपको विद इन 1 वीक में आपको डेट अनाउंस हो जाए। आप देख सकते हो कोरोना जो है वो बहुत कम हो गया। आज अगर हम आज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, 1.5 लाख तक केस आया है, 1,67,000 केस आया है। तो चांसेस में भी आपको ये नहीं है कि 20 तारीख को ही उनकी मीटिंग होगी, उनकी मीटिंग पहले भी हो सकती है। बस उन्होंने बोला है कि 20 तारीख तक एग्जाम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मे बी आप चांसेस ये है कि आने वाले दिनों में अगर और इंप्रूवमेंट दिखती है जीके से विद इन 1-2 दिन में क्या होता है, आपकी डेट्स भी आउट कर दे कि आपका एग्जाम इधर है। लेकिन जब भी वो डेट अनाउंस करेंगे आपको 15 डेज तक बता दिया जाएगा, उससे पहले बता दिया जाएगा आपका ये एग्जाम है। आगे बात करते हैं जॉब कॉस्टिंग के बाद, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, ये भी जॉब कॉस्टिंग की तरह ही मिलता है, लेकिन आपने जो मेन चीज इसमें डिफरेंस पता करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। दैट द जॉब इज बिग एंड स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन हम उधर यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। है ये जॉब कॉस्टिंग का ही भाई बंधु है। जैसे जॉब कॉस्टिंग है ना वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बस फर्क ये है जॉब कॉस्टिंग में जो 1-2 दिन में आपकी काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसमें हम डालेंगे जॉब कॉस्टिंग। अगर जिसको साल लगता है, साल से थोड़ा ज्यादा टाइम और लगता है, उनको हम डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही आपके मन में आता होगा सर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जितनी भी है ना वो सब कुछ इसमें आएगी, दैट इज आर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आप सभी को पता है अगर एक ब्रिज ही बनाना आपने, अगर आपने एक ब्रिज ही बनाना है, उसका एक टेंडर पास ऑन होगा। चलो टेंडर पास ऑन हुआ, आपको उधर प्रॉपर्ली अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा मुझे 1.5 साल में मेरे रोज की इतने लेबर लगेगी, इतना रोज के मेरी मशीन उधर जाएगी, मेरे ट्रैक्टर उधर रोज के जाएंगे, फिर सो ऑन मेरी लेबर्स की इतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, मेरी इस मशीन की इतनी कॉस्ट लगेगी। तो उसमें क्या है, उसमें आपको टाइम पीरियड आपका 1.5-2 साल लग रहा है। 1.5-2 साल भी मैं कम बोल रहा हूं। उन कैटेगरीज में आपका कौन सा कॉस्टिंग यूज होगा, दैट इज आर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कौन कौन से आगे आप देख सकते हो, एंगेज इन शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग ऐसा तो नहीं कि 1 दिन में बन गई, हफ्ते में बन गई, 10 दिन में बन गई। शिप को भी बनाने में आप कह सकते हो कि सालों भर लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड रोड, मतलब मैक्सिमम जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले काम है दैट इज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपको एग्जाम में यही पूछेगा, आपको तो दे देगा दैट इन ऑर्डर टू बिल्ड अ शिप, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ शिप विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग यू विल इंगेज। तो आपका आंसर रहेगा सर वी विल इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हम उसमें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता कर पाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का दूसरा नाम है टर्मिनल कॉस्टिंग। आगे बात करते हैं दैट इज अ बैच कॉस्टिंग। ठीक है, अब आप सभी को होता है बैच, बैच इन द सेंस ग्रुप, एक ग्रुप। आपने देखा होगा आपके घर में मेडिसिन होंगी, आपके घर में चिप्स का कोई पैकेट होगा, बिस्किट का कोई पैकेट होगा, कुछ भी आसपास है जो आप बाहर से लेके आए हो, किराना शॉप से लेके आए हो, आप उनको ध्यान से देखिए जहां पे एमआरपी लिखी होती है। एमआरपी के साथ साथ उधर लिखा होता है बी नंबर। बी नंबर का है बैच नंबर। बी नंबर का मतलब क्या है, बैच नंबर। उधर आपको एक कुछ नंबर दिया होगा। साथ में ही अगर आप उसी आइटम को, फॉर एग्जांपल 2 मेडिसिन, सेम मेडिसिन है, बिकासुल आप ले सकते हो कोई मेडिसिन, अगर आपके पास अभी 2 पत्ते पड़े हैं बिकासुल के अलग अलग, अगर आप इकट्ठे लाए थे, चांसेस हैं कि उसके जो बैच नंबर होंगे ना दोनों के सेम होंगे अगर आप इकट्ठे लाए। वो क्यों,
वो रीजन ये है कि वो जो दुकानदार है उसने आपको वो जो मेडिसिन है एक ही बॉक्स से दिया होगा। अगर बैच नंबर सेम है तो इसका मतलब वो जो दोनों चीजें हैं वो दोनों एक ही बॉक्स से ली गई हैं, वो इकट्ठे प्रोड्यूस की गई हैं। अब जितनी भी आइटम्स होती हैं जो इकट्ठे प्रोड्यूस बल्क में प्रोड्यूस की जाती है, फॉर एग्जांपल 1000 में, 10,000 में, 15,000 में, 20,000 का ग्रुप बन के आता है, उनको बोलते हैं बैच नंबर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इस हिसाब से वो बैच को कोडिंग करते हैं। ठीक है, तो बैच आप देख सकते हो, बैच इज ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, ऑल द यूनिट्स इन ए पर्टिकुलर बैच आर यूनिफॉर्म इन नेचर एंड साइज। जितने भी उस बैच में प्रोडक्ट बनेंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेडिसिन ही बनानी है, मैं मशीन को ऑर्डर दे दूंगा, सब कुछ जितना मैंने इनपुट्स डालने होंगे, जितने भी मैंने उसमें मतलब एक तरह से रॉ मटेरियल डालना होगा वो डाल दिए, मैं सीधे मशीन में ऑर्डर दे दूंगा 1000 यूनिट्स, तो वो 1000 यूनिट्स का एकदम से एक बैच निकलेगा और वो एक बॉक्स में पैक हो जाएगा। हेंस ईच बैच इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्टेड सेपरेटली। हर एक बैच को हम अलग अलग सेपरेट करेंगे कॉस्टिंग में। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए बैच इज एसर्टेन एंड इज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ठीक है, अब आप सभी को बता दूं जितने भी बैच है हम पहले पता करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बैच कितनी पड़ती है हमें। ठीक है, फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे, अंदर एक बैच में कितने यूनिट है, तो हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट को हमने कितने का बेचना है, एक मेडिसिन को कितने का बेचना है। ठीक है, तो वो अब देखो बैच कॉस्टिंग है, एक और चीज आपने याद रखनी साथ में, बैच कॉस्टिंग का क्या रहता है, जरूरी नहीं है कि हमने हमेशा 20,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करने हैं एक बैच में, हमने हमेशा 30,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करने हैं एक बैच में। ठीक है, इसमें हमें इकोनॉमिक वैल्यू पता करना है, कितना हमारे इकोनॉमी रहेगा कि हम इसे प्रोड्यूस कर सके। आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, देखो मतलब कि इसका जो मेन मकसद है ना, ठीक है, बैच कॉस्टिंग आपने आपसे जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है ना, यही पूछ सकते हैं कि इसका मेन मकसद क्या है। बैच कॉस्टिंग का मेन मकसद है टू नो द इकोनॉमिक प्रोडक्शन, कि कितनी प्रोडक्शन हम करें कि हमें फायदेमंद रहे। जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो एट ए टाइम तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा, ऐसा नहीं होता। अब देखो मैं मशीन पे अगर ज्यादा बटन डाल दूंगा मेरी उल्टा कॉस्ट और बढ़ जाएगी, मशीन पे ज्यादा बटन डाल दिया मशीन के ऊपर रिपेयरमेंट ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो बैच कॉस्टिंग है मुझे बताएगा जनाब आप इतनी मेडिसिन एट ए टाइम बनाइए। तो आप देख सकते हो बैच कॉस्टिंग, आप देख सकते हो मैंने आपको बताया रेडीमेड के टाइम पे, स्पेयर पार्ट्स के टाइम पे, मेडिसिन के टाइम पे, बिस्किट्स के टाइम पे कौन सा हम कॉस्टिंग यूज करेंगे, दैट इज आर बैच कॉस्टिंग। तो ये जो तीन हमने पढ़ी द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को बता दूं। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ वन भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग उन प्रोडक्ट्स में यूज होगी जहां पे जो आपका प्रोडक्ट है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 के बाद वो निकलेगा प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 के बाद निकलेगा प्रोसेस 3, प्रोसेस 3 के बाद निकलेगा प्रोसेस 4, और कभी कभार 4 में ही मैक्सिमम खत्म हो जाता है, 3 में कभी कभार खत्म हो जाता है। तो अब इसमें क्या याद रखना है, दैट प्रोसेस 1 से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो हमारा प्रोसेस 2 का इनपुट होगा। मतलब हमने पहले प्रोसेस 1 किया, इसका आपको भी एग्जांपल देता हूं, चलो ठीक है एग्जांपल देता हूं। प्रोसेस 1 में फॉर एग्जांपल कॉटन, पहले हम लेके आए कॉटन, हमने शर्ट मैन्युफैक्चर करनी है, कॉटन से हम क्या बनाएंगे, थ्रेड, थ्रेड से हम क्या बनाएंगे, क्लोथ, क्लोथ को हम स्टिच करेंगे तो हमारा क्या बनेगा सर, क्लोथ को स्टिच करेंगे तो बनेगा शर्ट। ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से निकला, आप देख सकते हो जी सर। तो आप देख सकते हो आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, जो इसका आउटपुट होगा फर्स्ट प्रोसेस का वो सेकंड प्रोसेस का इनपुट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो सेकंड स्टेप का आउटपुट होगा वो थर्ड स्टेप का इनपुट बन जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल बन जाएगा। जो थर्ड प्रोसेस का आउटपुट होगा वो फोर्थ प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों की जाती है। अब आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट, चलो हम रेमंड की बात ले लेते हैं। रेमंड जो है वो अपने कपड़े भी बेचती है, अपने स्टिच कपड़े भी बेचती है। अब उसने पता करना है कि मेरा अनस्टिच कपड़ा कितने का है, तो वो इसी कॉस्टिंग में पता चल कर लेगा, वो थर्ड प्रोसेस में ही पता कर लेगा। अगर रेमंड ने अपना थ्रेड भी बेचना है तो वो सेकंड प्रोसेस में ही अपना कॉस्ट पता कर लेगा कि हाँ मेरे थ्रेड कितने का पड़ रहा है। अगर रेमंड ने शर्ट पता करनी है तो वो स्टिच
स्टिच वाली रेट फोर्थ प्रोसेस में पता करेगा कि मुझे कितनी कीमत लग रही है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये फायदा है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस पे पता चल जाती है। आपको पता चल जाता है कि प्रोसेस 1 में आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, फिर प्रोसेस 2 में पहुंचते पहुंचते आपकी कितनी कॉस्ट लग रही है, प्रोसेस 3 में पहुंचते पहुंचते आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। तो आप देख सकते हो प्रोसेस में कॉस्टिंग में मैक्सिमम आपके केमिकल्स के रिलेटेड आ जाएगा, टेक्सटाइल, पेपर, सोप, लेदर, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे, प्रोसेस कॉस्ट में। कॉस्ट पर यूनिट एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस का मेन मकसद है इसका पता करना, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड, मैंने आपको बता दिया, इट इज नोन एज अ कंटिन्यूस कॉस्टिंग, ठीक है, इसका दूसरा नाम। आगे बात करते हैं यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग भी कुछ मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली जो मैं आपको बताता हूं वही आप याद रखिए, डैट जिसमें हम पर यूनिट कॉस्ट का पता करें, एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है। अब आप देख सकते हो जब आप ये लेने जाते हो डैट इज ब्रिक, हम ब्रिक लेने जाते हैं तो उधर पर ब्रिक का रेट बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अराउंड 10 to 12 चल रहा होगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो पर यूनिट का जिसमें रेट पता चले उसको हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। लाइकवाइज योर साइकिल, लाइकवाइज योर रेडियो, लाइकवाइज योर वॉशिंग मशीन, मतलब पर यूनिट की कितनी हमें कीमत पड़ रही है उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिट कॉस्टिंग, या सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड भी से हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और एक है ऑपरेशन। देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको बड़ी जगह ऑपरेशन मिलेगा ही नहीं, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ऑपरेशन मैंने अपनी ओर से ऐड ऑन किया है क्योंकि कभी बार आपको इसके एमसीक्यू आ सकता है। दो तरह की कॉस्टिंग आ जाती है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का दूसरा नाम आप कह सकते हो सर्विस कॉस्टिंग, जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड करो, मतलब कि जहां पे आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल जाते हो, क्या आप उधर से कुछ लेके आते हो, वो बात अलग है, हाँ पट्टी शट्टी बांध के आए तो वो उधर से लेके आए, उसकी पैसा आप अलग देते हो, लेकिन डॉक्टर की फीस तो आप दे रहे हो, दैट इज अ सर्विस। आप होटल में जाते हो, वो हमारी क्या है, सर्विस है। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, क्या उधर से कुछ लेके आते हो, नो सर, उधर तो हम बस सिनेमा देख के आते हैं और पैसे दे आते हैं, तो वो क्या है, सर्विस है। अब ये जो सिनेमा हॉल वाले हैं उन्हें कैसे पता करना है कि एक कस्टमर से हमने कितनी कीमत वसूलनी है, वो क्या किस मेथड से पता करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। वो पता करेंगे हमारे वर्कर्स की कितनी कॉस्ट है, हमारी लाइटनिंग की कितनी कॉस्ट है, हमने जो चेयर्स लाई उसकी कितनी कॉस्ट है, हमारी कैपेसिटी की कितनी कॉस्ट है, हमारी रेंट की कितनी कॉस्ट है, और उन सभी का कंक्लूजन करके वो पर पर्सन की कॉस्ट निकाल लेंगे। और वो कौन से मेथड से निकालेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से। टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ सच सर्विसेज कंपोजिट यूनिट्स लाइक पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। अगर कोई टैक्सी वाला है उसने पता करना है कि मैं 1 किलोमीटर का कितना लूं, ताकि मैं पेट्रोल का खर्चा भी निकल जाए, मेरी गाड़ी की डेप्रिसिएशन भी निकल जाए और मेरी कमाई भी हो जाए, मेरी सर्विस भी इसमें लग जाए, ठीक है। टोन किलोमीटर्स आर यूज फॉर असरटेनिंग कॉस्ट। आप देख सकते हो एयरवेज, रेलवेज, इस सब की इसमें क्या है, सर्विस, मतलब कि जहां जहां सर्विस इंक्लूडेड है उधर कौन सी कॉस्टिंग होगी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सिनेमा हॉल, होटल, रोड ट्रांसपोर्ट, पावर हाउसेज, ये सब कुछ काम इसमें कौन सा यूज होगा, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेशन कॉस्टिंग, ठीक है। ऑपरेशन कॉस्टिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्या हो जाता है इसमें, तो देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, दैट द ऑपरेशन कॉस्टिंग इज द रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का ही वो एक तरह से रिफाइनमेंट है। इसमें क्या होता है, आपके जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें जो मटेरियल होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो कन्वर्जन कॉस्ट है सेम होती है। बात करते हैं, ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की ले लेते हैं हम। क्लोथिंग अब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में मिलेगी। एक आपको कपड़ा मिलेगा सिल्क, एक कपड़ा आपको मिलेगा नायलन, नायलन के बाद आपको मिलेगा, एक बार फिर से लिख लेता हूं, ठीक है, एक आपका सिल्क आ गया, एक आपका आ गया नायलन, और एक आपका आ गया कॉटन। ये 3 तरह के कपड़े। अब तीनों की तीनों देखो स्टिचिंग तो सेम होगी, तीनों की स्टिचिंग क्या होगी सर, सेम होगी, प्रोसेस मतलब एक तरह का सेम होगा, लेकिन तीनों का मटेरियल क्या है, अलग अलग है। सिल्क आपको पता है कॉस्टली होता है, नायलन मीडियम होता है, कॉटन आप कह सकते हो चीप होता है, ठीक है, सस्ता ही होता है इनके कंपैरिजन अगर बात करें। लेकिन जब हम इन तीनों का सिलवाएंगे, स्टिच करेंगे, स्टिचिंग तो सेम ही होगी, तो उस केस में आपका यूज होता है ऑपरेशन कॉस्टिंग। आप देख सकते हो इसमें साइकिल मैन्युफैक्चर में भी आ सकता है, वैसे तो हमने साइकिल मैन्युफैक्चर में भी पढ़ा, डैट हमने इसमें पढ़ा यूनिट कॉस्टिंग में, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो साइकिल छोटे बच्चे का बन रहा है, बड़े बच्चे का भी बन रहा है, कोई स्टील का बन रहा है, कोई प्लास्टिक का बन रहा है, कोई लोहे का आयरन का बन रहा है, ठीक है, कोई एल्यूमिनियम का बन रहा है, तो वो सब कुछ उसमें क्या रहेगा, ऑपरेशन कॉस्टिंग। वैसे ही आपको ऑपरेशन कॉस्टिंग के रिलेटेड इतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेरे एंड से मैं चाहता हूं कि आप तक हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचे। आगे बात करते हैं, दैट इज अ मल्टीपल कॉस्टिंग, ठीक है।
मल्टीपल कॉस्टिंग क्या है? इट इज नोन एज अ कंपोजिट कॉस्टिंग। ये वो मेथड है जिसमें आप ऊपर जितने भी हमने 7 मेथड पढ़े उसमें 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर देन 2 मेथड यूज करते हो। ठीक है, 2 और मोर देन 2 मेथड आप यूज करते हो टू नो द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल, गाड़ी। ठीक है, अब एक ही कंपनी है, वो गाड़ी पूरी भी बनाती है, वो टायर भी बेचती है, टायर के साथ साथ वो प्लास्ट आप कह सकते हो लाइट्स भी बेचती है। ठीक है, अब देखो टायर में उसने अलग मेथड यूज किया होगा, लाइट्स को जब उसने मेजर की थी उसकी कॉस्टिंग तो उसको उसने अलग मेथड यूज किया। जब उसने पूरी गाड़ी को असेंबल कर लिया, मतलब इसमें याद रखना जिन चीजों में असेंबलिंग होती है उनमें मल्टीपल कॉस्टिंग होती है। आप देख सकते हो असेंबल्ड इन ए सिंगल प्रोडक्ट मैक्सिमम उन्हीं में यूज होगी। ऑटोमोबाइल, आपका साइकिल, ये सब कुछ आपके इसमें आ जाएंगे, डेट इज आप मल्टीपल कॉस्टिंग में। मतलब लाइट्स, आपकी कह सकते हो टायर्स के बाद आप कह सकते हो आपके जो प्लास्टिक वाले रेयर व्यू मिरर्स आप लगा लो। ठीक है, उसका स्टील के बाद जब पूरा कंबाइन करके एक प्रॉपर गाड़ी बन गई तो वो गाड़ी भी बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा? मल्टीपल कॉस्टिंग। होप सो आपको ये थोड़ा क्लियर होगा। देखो है, मैंने माना कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जितना मैंने आपको आइडिया दे दी ना, आप ये आइडिया भी लेके जाओगे एग्जाम में, तो उधर ध्यान से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। हां, आपको उधर दे दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन वर्ड कौन सी कॉस्टिंग से होगा, आपको उधर वो दे दिया जाएगा। उधर आपके पास नीचे ऑप्शंस होंगे, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की ऑपरेशन कॉस्टिंग। आपके मन में तो होगा सर ऑपरेशन कॉस्टिंग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सर्विस के रिलेटेड है। सर जॉब कॉस्टिंग में आपने बताया था डेट उसमें कस्टमाइज प्रोडक्ट आते हैं, उसमें भी नहीं हो सकता। और प्रोसेस कॉस्टिंग में सर हम डिफरेंट प्रोसेस में पता करते हैं रेट, तो इसमें प्रोसेस तो नहीं है, हमें ब्रिज तो पूरा ही चाहिए। क्या कोई आधा ब्रिज लेगा? नहीं लेगा। तो एंड में हमारे पास क्या बचा सर? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसी तरीके से आपने उधर एलिमिनेट करने और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नो डाउट कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहां पे 2 या 2 से ज्यादा आप कह सकते हो मेथड यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो उधर आपको मेथड्स को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। वो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं डाल देगा। जैसे मैंने साइकिल का बताया, साइकिल में मल्टीपल कॉस्टिंग भी हो सकती है। साइकिल में हमारा फिर उसके बाद आप आ सकते हो प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो सकती है। ठीक है, प्रोसेस नहीं हो सकती, सॉरी, यूनिट कॉस्टिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो उधर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो मेन हमने ऊपर जो है ना, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टॉप 4। ये जो टॉप 4 है, इन चारों को तो अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए, इन्हीं के रेट एमसीक्यू आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, दैट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की टेक्निक क्या है? हमने अभी तक मेथड पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स क्या है इसको हमने अपनी कॉस्ट बनाने के। ठीक है, एक आपका आता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल वर्ड आप सभी को पता होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। जब हम एक ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज अ मार्जिन। तो इसमें भी वही होगा। सेकेंड इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थर्ड इज डायरेक्ट कॉस्टिंग, फोर्थ इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिफ्थ इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड द लास्ट वन इज बजटरी कॉस्टिंग। तो उधर आपका कॉस्टिंग जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इकोनॉमिक्स में भी मदद करेगा, जो मैं भी आपको चीज बताने वाला हूं। मार्जिन कॉस्टिंग मतलब मार्जिन वर्ड से बना है। ये किससे बना है? मार्जिन वर्ड से। मतलब कितना मार्जिन है, जब आप एक ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, दैट इज मार्जिन। तो मार्जिन कॉस्टिंग भी यही है, इट इज टू ascertain द मार्जिनल कॉस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, द ascertain by differentiation between fixed cost and variable cost or marginal cost and of the effect of profit of changes in the volume or type of output। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या होता है, इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक शर्ट है, 1000 रुपए की बन रही है, 1000 रुपए की मैं चलो बेच रहा हूं। 1000 रुपए की मैं क्या कर रहा हूं? एक शर्ट को बेच रहा हूं। मैंने पता किया उस शर्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल है वो लग रहा है 500 रुपए, जो लेबर है ठीक है वो लग रही है 200 रुपए, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लग रही है 100 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर? टोटल कॉस्ट होगी 800। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या होगी? 800। आप देख सकते हो मेरी इधर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? वेरिएबल कॉस्ट है मेरी दिस वन 700। मतलब कि जब आप सेलिंग प्राइस में से
वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो हमारा आंसर आता है कंट्रीब्यूशन, मतलब आपने कितना कंट्रीब्यूट किया। ये चीज याद रखना, आपसे पूछा जाएगा, मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी एक दो क्वेश्चन डाला हुआ है, दैट कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम क्या सोचते हैं, चलो यार पैसा लगा दिया एक बार, फिक्स कॉस्ट को क्यों इंक्लूड करें। अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट को नहीं माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट को, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। बस और बस जो मैं चीज बता रहा हूं ना, इसको नोट डाउन कर लो। कंट्रीब्यूशन क्या है सर, कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द वेरिएबल कॉस्ट। अब आपने पढ़ा होगा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में भी, जी सर। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या था सर, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे हमारी जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाला केस होता है, हमें ना ही मुनाफा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो मैंने बात की, अभी कंट्रीब्यूशन की बात की, अगर तो आंसर आपका फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके आंसर 1 आ जाता है, ठीक है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1 है। यही चीज आपने सीखनी है दैट। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बता दिया, दैट ब्रेक इवन पॉइंट आप सभी को पता होगा, दैट इट इज अ केस ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ये चीज आपको पता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला को मैं जस्टिफाई करके बताऊंगा सही फॉर्मूला कैसे है। सर ये फॉर्मूला कैसे बन गया, फॉर्मूला क्या बताया मैंने, दैट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यही फॉर्मूला है। कंट्रीब्यूशन की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरा एक प्रोडक्ट है, एक मैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लगा लेता हूं। मेरी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मैं बेचता हूं, मेरा सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 12 रुपए, और मेरा जो क्या नाम है फिक्स कॉस्ट वो है 1 लाख, ठीक है, वो क्या है 1 लाख, और जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट 2 रुपए, मतलब जो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है वो 2 रुपए लगती है उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने में। अब आप देख सकते हो मैंने पता करना है कि मैं कितने प्रोडक्ट बेचूं, तब जाके मेरा जो केस होगा नो प्रॉफिट नो लॉस का होगा। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, फिक्स कॉस्ट आपकी आ गई 10,000, सॉरी 1 लाख, अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 12 में से 2 काटे 10, 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 10,000 यूनिट्स। मतलब जब मैं 10,000 यूनिट्स बेच दूंगा तब जाके मेरा केस होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं आपको भी जस्टिफाई कर देता हूं, देखो 1 लाख रुपया तो मेरा लगना ही लगना है, वो मैं फिक्स्ड है। 12 इंटू 10,000 कितना होता है सर, 12 इंटू 10,000 होता है आपका 1,20,000, ठीक है, यही होता है 1,20,000, ठीक है, हाँ 1,20,000 प्लस 1 लाख आपका कितना हो गया 2,20,000, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2,20,000। अब आप देख सकते हो सेल की बात करता हूं, जब मैं 10,000 बेचूंगा, 10,000 को जो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया 2,20,000, तब भी तो 2,20,000 हो गया। आप देख सकते हो मेरा केस क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस का। मेरी सेलिंग, मेरे पास पैसे भी 2,20,000 आ गए और मेरी टोटल कॉस्ट भी 2,20,000 है। ये चीज है, आपने कंसेप्ट समझना है, डैट द ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द, ये मैंने एमसीक्यू डाला था मॉक टेस्ट में और बहुत बच्चों ने ये गलत किया हुआ क्वेश्चन, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इट इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आपने याद रखना है दैट मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ना ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, आपका फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको मैगी की एग्जांपल दी थी, उसका एक स्टैंडर्ड रेट है। मैंने अगर कंपनी खोलने की सोच रहा हूं, मैगी नूडल्स की खोलने सोच रहा हूं, तो मुझे पता है कि जो मार्केट में रेट है वो 10 रुपए है, मैं 10 रुपए है तो मैं 50 रुपए नहीं रख सकता, मेरी मैगी नहीं बिकेगी, मेरे नूडल्स नहीं बिकेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट उसका क्या है 10 रुपए। तो इसमें यही है दैट वी कंपेयर इट विद द एक्चुअल कॉस्ट
टू फाइंड आउट द वेरियंस। तो वेरियंस किसके बराबर है इधर? वेरियंस आपके बराबर है आपका एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, सॉरी, हां एक्चुअल कॉस्ट नहीं, एक्चुअल कॉस्ट रहने दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से आपकी एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर लो। फॉर एग्जांपल मैगी की एग्जांपल ही 10 रुपए और मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी 12 रुपए, तो आंसर क्या आ रहा है? -2। -2 का मतलब है अनफेवरेबल, आपके फायदेमंद में नहीं है। आपने कोशिश करनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम रखनी है कीमत। तो ये चीज याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो डेट इज अनफेवरेबल, अगर आपका आंसर प्लस में आता है डेट इज आर फेवरेबल, आपके फायदेमंद में है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमेशा कम कीमत रखने की कोशिश करनी है, उससे ज्यादा आपकी जाएगी, आपके हित में वो बात नहीं रहेगी। आगे बात करते हैं डेट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें आपने याद रखना है सिर्फ और सिर्फ आपके डायरेक्ट जितने भी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वो जितने भी हैं उन सभी को इंक्लूड करके, तो डेट इज आर डायरेक्ट कॉस्टिंग। थर्ड इज योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपका आ जाता है जिसमें हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट या फुल कॉस्टिंग में हम इसे बोलते हैं। मतलब कि हम इसमें आपके जितने भी फिक्स कॉस्ट है और जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को इंक्लूड करते हैं। हम पता करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग में कितना एब्जॉर्प्शन हुई, कितने एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। ये आपकी टोटल कॉस्ट रिलेटेड रहता है। फिर बात होती है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। देखो ये जो है ना, ये एक्चुअल में कोई टेक्निक नहीं है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये मैंने सिंपली ऐड ऑन किया आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो क्या है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग? जैसे कि आपको नाम बता रहे हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म आप स्कूल में पहन के जाते हैं, क्यों सर? सेम दिखने के लिए। तो इसमें भी यही चीज है कि आपने कॉस्टिंग का जो मेथड है वो सेम यूज करना है, आपने मेथड जो है वो सेम यूज करना है ताकि आप बाद में कंपैरिजन कर सको। देखो कंपैरिजन आप तभी कर पाते हो जब आप सेम होगे। क्या मैंने बोला एक हाइट है एक बंदे की 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बड़ी कम बोल दी, ठीक है, तो मैं बोलता हूं 1.5 मीटर। एक बंदे की हाइट है 1.5 मीटर और एक बंदे का वेट है 50 kg। क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं? नो सर, हम इसको कतई ही कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये दोनों सेम चीजें नहीं है। एक केजी है एक मीटर है, या तो दोनों मीटर मीटर होने चाहिए या तो दोनों केजी केजी होने चाहिए, तब जाके हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में ये चीज आ जाती है। अगला आपका आता है बजटरी कंट्रोल, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में क्या आता है? इट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। बजटरी कंट्रोल हम इस क्यों यूज करते हैं? टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। देखो बजट, आज जैसे आपको होता है आज बजट आया, बजट क्या है? सब प्री प्लान, उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया कि हाँ मुझे इस सेक्शन में इतना पैसा लगाना है, मुझे उस सेक्शन में इतना पैसा लगाना है। तो ये बजट भी यही है, हम पहले ही प्री प्लान कर लेते हैं कि मेरी कॉस्टिंग इतनी होनी चाहिए। फिर हम अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट में से बजटेड कॉस्ट माइनस करेंगे और पता करेंगे कि हमसे कहां कमी पेशी रहेगी और उस कमी पेशी को दूर करने की कोशिश करेंगे। बस और बस आपने बजटरी कंट्रोल में ये चीज याद रखना है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। It is a system of budgeting to aid management in carrying out its function of planning, coordination and controlling operation. अब budgetary control is the importance of tools of control, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए मेन मकसद रहता है कंट्रोल कैसे करोगे आप, क्योंकि हमने पहले ही प्लान करके रखा था, मैंने ये प्रोडक्ट 10 रुपए का बनाना है, अब मुझे पता चला मेरा प्रोडक्ट बन रहा है 12 रुपए का, क्यों बन रहा है? और ये जो मुझे पता चल रहा है ये मुझे कंट्रोल करने में मदद करेगा, अपनी कीमत को घटाने में मदद करेगा। कहां पे मेरे से कमी पेश रहेगी वो मुझे पता चलेगा। वो किससे पता चलेगा सर? बजटरी कंट्रोल से पता चलेगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। ये सब कुछ आपका इधर कॉस्ट अकाउंटिंग आज खत्म होता है, कल से हम इसके एमसीक्यू करेंगे। आपको तो एमसीक्यू प्रॉपर्ली करवा दूंगा मैं कि इसका आंसर क्या है। आपको तो अपने आप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। कोई आपके मन में कोई आशंका नहीं रहेगी। हाँ ऑब्वियसली है कि आज वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा ड्राई था, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक क्या था? ड्राई था, लेकिन मैंने अपनी ओर से बड़ा लिक्विड डालने की कोशिश की है, आपके दिमाग में डालने की कोशिश की है, तेल की तरह सींचने की कोशिश की है कि आपको बिल्कुल समझ आ रहा है। तो गाइस अगर अभी भी आपको एक बार समझ नहीं आई, मैं एक बार सजेशन दूंगा कि आप फिर से एक बार लेक्चर देख सकते हैं, 2x पे देखिए, ठीक है, जैसे आपको रेलिवेंट रखिए। कुछ वर्ड जैसे होते हैं याद आ जाते हैं। मेन चीज क्या है? देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट आप याद रखिए, आपका इधर कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो रहा है, कॉस्ट शीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको इधर से एमसीक्यू आने वाले मेथड जो है, मैं इतना मेथड तो इंपॉर्टेंट है लेकिन जो टेक्निक्स है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको ये सजेशन दूंगा। लेकिन जितना मैंने बताया इतना आप याद रखिए, वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा। बाकी आप इसके एमसीक्यू लगा सकते हैं गूगल पे, कल तो हम इसके एमसीक्यू करने ही वाले हैं। तो आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर दबा के जाइएगा, आप दबाना भूल जाते हैं मेरे हिसाब से, या आपको आदत नहीं है, ठीक है। तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को
शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा और शुभ रात्रि।